गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो एक कॉमन क्वेरी है सभी स्टूडेंट्स की, कि हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो है ना, ठीक है, कि हमें प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, जो हमें पहले कंप्लीट करने चाहिए, कर लेने चाहिए, लगभग कितना टाइम लगेगा सिलेबस को कंप्लीट करने में, और एटलीस्ट कितने मिनिमम टाइम के लिए, कितने आवर्स के लिए मैं पर डे पढ़ाई करूँ, ताकि मेरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए और एटलीस्ट एक बार तो मैं रिवीजन कर पाऊँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन जो है पर चैप्टर पर यूनिट हमें लगाने चाहिए। ठीक है, जो पुराने पेपर्स हैं उनके बेसिस पे कॉमन कंक्लूजन जो रहेगा हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर देखेंगे कि क्या जो टाइम पीरियड हमारे पास अवेलेबल उसमें हम सिलेबस कंप्लीट करके और रिवीजन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, या आप एक बार के लिए इसके बाद सेल्फ एनालिसिस अपने से कर लीजिएगा ना। ठीक है, इन जनरल हम देखेंगे कि जो हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ से शुरू करें, है ना। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं एक बार के लिए। देन हम देखते हैं, देखो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक है जिन पे ज्यादा हमें ध्यान देना है। ठीक, कितना टाइम जो है पर एक टॉपिक जो है लगभग कितना टाइम हमारा लेगा। अगर हम देखें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जो मेजर टॉपिक रहते हैं वो मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही रहते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल मास क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर मास क्या है। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और लिमिटिंग रीजन जो है उस पर बेस्ड आने वाले क्वेश्चन। ठीक, पूरे के पूरे एनसीईआरटी से हम, अगर हमारी एनसीईआरटी पे कमांड है तो ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो हैं उनके थ्रू हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट एक से दो क्वेश्चन जो रहेंगे 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हर चैप्टर से आप देखेंगे एक से लेकर चार मैक्सिमम पांच क्वेश्चन, ठीक है, हर चैप्टर से रहते हैं। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस जो रहता है हमारे एग्जाम में कवर्ड रहता है, तो छोड़ा कुछ नहीं आ सकता। सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया रहता है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो कम से कम हमारा, है ना। ठीक, नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर सेकंड है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन एंड डिफरेंट लॉस फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैली-सेक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक, एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, दूसरा जो होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, केटीजे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो रहते हैं इससे बेसिकली पूछे जाते हैं स्टेट ऑफ मैटर के पार्ट फर्स्ट से। तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वाले पार्ट से। देन इसी का जो सेकंड पार्ट रहता है सॉल्व, ठीक है ना, जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिलता है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल किस किस तरीके रहते हैं, कितने ब्रेवाइसेस लेटिसेस रहते हैं, ठीक है, और देन इसके बाद में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं, उनके जो बाउंड पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे कितने डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स रहते हैं। ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट जो रहता है इसमें ब्रेक्स लॉ, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन कौन से जो रहते हैं सॉलिड्स में, सॉलिड कंपाउंड में रहते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट दो से तीन क्वेश्चन सेकंड पार्ट से आप इस चैप्टर के मान सकते हो। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टेट्स ऑफ मैटर से लगभग हमारे पास चार से पांच क्वेश्चन जो रहेंगे इस चैप्टर से हमें मिलते हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला रहेगा फर्स्ट पार्ट है आपका एनसीईआरटी जो रहेगी हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर आइडियल गैस इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वहां से आपको मिलता है आइडियल एंड रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट मिलता है हमें वो किससे मिलता है, हमें सॉलिड स्टेट जो 12th क्लास की एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पांच क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें इतनी कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं, इतने सारे हमारे पास प्रिंसिपल्स है, जैसे डी ब्रोगली रिलेशनशिप हो गई, ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, तो सारे जो है डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हो गए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, बोस प्रिंसिपल हो गया, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया। तो इतने कॉन्सेप्ट रहते हैं इस चैप्टर में कि पांच क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो पांच क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जरूर आएंगे। ठीक है, ये तीन चैप्टर जो हमने देखे ऑलमोस्ट इनसे सभी बहुत छोटे छोटे से हैं। टाइम ड्यूरेशन अगर देखा जाए 4-4 घंटे की, अगर एक दो सिटिंग करते हो तो मोल कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हो इस चैप्टर पे अगर 4-4 घंटे की दो सिटिंग करते हो तो। ठीक, और दूसरा कि सेकंड इसमें यही चैप्टर फाउंडेशन बनाता है आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर रहता है 12th क्लास का, है ना, ठीक है, उसका तो उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं 4 से 5। तो ये चैप्टर अगर आपका वीक है तो 12th क्लास के 5 क्वेश्चन और चले जाएंगे। तो पहली बेसिक प्रायोरिटी तो ये है कि आपके जो भी जो किसी चैप्टर के बेसिक्स जो फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं उन टॉपिक्स को हम किसी भी तरीके से मिस ना करें, उनको जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लें। ओके, देन नेक्स्ट हम देखें इक्विलिब्रियम। ठीक, ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी से है। ठीक, मेनली इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों को कंबाइन करोगे तो बहुत ही वास्ट चैप्टर है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन के आसपास इससे क्वेश्चन मिलेंगे आप, ठीक, एग्जाम में। तो कोशिश की जाए इसको, पार्ट फर्स्ट को बहुत छोटा सा है, मतलब हार्डली 4 घंटे की एक सेटिंग में कंप्लीट हो जाता है पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट तो एटलीस्ट हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि दो से तीन क्वेश्चन तो इससे भी बनने हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम जो पार्ट फर्स्ट है इसे केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे कहते हैं हम। ठीक, तो एटलीस्ट
ली चैटलेट प्रिंसिपल तक तो हम इसे कंप्लीट कर लें, ठीक, क्योंकि हार्डली एक 4 घंटे की एक सेटिंग में अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं, ठीक, तो कर लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक। और सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंदी रहता है, बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा खिंचता है, ठीक। तो कोशिश करें इसको कि अगर साथ साथ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो इसको सप्लीमेंट्री में रख लें कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको देखा जाएगा, है ना, ठीक। देन नेक्स्ट हम देखें, इसमें इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सेकंड पार्ट से बनते हैं, ध्यान रखना। तो पहला जब करते हो 2 से 3 या तो पहले से आ जाएंगे या फिर 3 दूसरे से आ जाएंगे, ठीक। देन सरफेस केमिस्ट्री, ये पूरी तरह से 12th क्लास का चैप्टर है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में आपको इसके अच्छे से पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है उसमें, सब कुछ सारी चीजें टू द पॉइंट दी हुई है, ठीक। इसमें देखें अगर हम, तो सबसे ज्यादा तो हमारे पास जो क्वेश्चन फॉर्म बनते हैं वो कोलोइडल सिस्टम से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन जो रहते हैं उनसे, ठीक है। देन इसके बाद में आइसोथर्म, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लिंगुअल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक। देन देखें तो टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक। एंड देन हार्डी-सूज रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोइड में फिर इमल्शन एंड जेल, ठीक। तो इससे भी 5 क्वेश्चन है, इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है। अगर 1 से 2 रीडिंग करते हो 50 से 100 क्वेश्चन लगा देते हो, लगा लेते हो अगर इसके, है ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो 5 में से 5 क्वेश्चन हम आसानी से इसके सॉल्व कर सकते हैं। देन केमिकल एनालिटिक्स, ठीक। तो इसके लिए भी आप ये मानो क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा है, तो एटलीस्ट आपको एक सिटिंग 4 घंटे की और एक सिटिंग 2 घंटे की, मिनिमम आपको 6 आवर का टाइम तो इसको देना ही पड़ेगा अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए। और एटलीस्ट 2 घंटे के क्वेश्चन मान लो, पूरी ज्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं थ्योरेटिकल रहते हैं, तो आपकी थ्योरी पे अगर कमांड है, ठीक है, तो आसानी से 2 घंटे में 100 क्वेश्चन इसके आराम से लगा सकते हो, है ना, ठीक। देन देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर देखें तो हार्डली 5 से 6 घंटे ये लेता है कंप्लीट होने में, और 4 से 5 क्वेश्चन इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट 11th क्लास के एनसीईआरटी से हो जाएगा, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन 11th क्लास के एनसीईआरटी से आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन 11th क्लास के एनसीईआरटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी से हो जाता है, ठीक। देन ये ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है आपका। फास्ट रिएक्शंस क्या होती है, ल्यूमिनिसेंस क्या है, ठीक है ना, एंड एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपसे इसमें जो है ये फास्ट रिएक्शन, ल्यूमिनिसेंस, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक, और रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये ग्रेजुएशन लेवल जो रहता है बीएससी लेवल के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, इस पर्टिकुलर फास्ट रिएक्शन से, ल्यूमिनिसेंस से, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक। ये बीएससी लेवल का टॉपिक है, ठीक। तो अगर चाहे तो पढ़ ले, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो इसको भी आप सिलेक्टिव रख सकते हो, ठीक। देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड हाफ लाइफ रिएक्शन, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी, आइरेनियस इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी से मिलना ही मिलना है एनी हाउ। हाफ लाइफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक क्वेश्चन आपको एनी हाउ मिलना ही मिलना है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। आप इसको सिलेक्टिव रख सकते हैं, मतलब सब्सिडरी टॉपिक मान के कि हाँ लास्ट में फास्ट रिएक्शन अगर टाइम बचता है मेरे पास तो मैं कंप्लीट कर लूंगा, ओके। देन रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ठीक। 4 से 5 क्वेश्चन इससे भी आने ही आने, ऑलमोस्ट आप ये मानो कि 4 घंटे की एक सिटिंग जो रहेगी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और 4 घंटे, हार्डली 4 घंटे की एक सिटिंग में आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, 4 घंटे भी नहीं लेता, 2 घंटे में आप रिडॉक्स रिएक्शन आसानी से कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, सभी से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। कोलरास लॉ एक क्वेश्चन बनता ही बनता है उससे, ठीक है। देन फेराडेज लॉ एक क्वेश्चन बनता ही बनता है उससे। नस्ट इक्वेशन एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। टाइप्स ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक, इससे एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। तो और रिडॉक्स रिएक्शन जनरल है, मतलब हार्डली 2 घंटे में आप ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, और एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स बैलेंसिंग की कैसे जाती है, ठीक। तो हार्डली ये 6 घंटे का टॉपिक आपका ये है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, अगेन सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में अगर हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे तो इसमें रॉल्स लॉ और रॉल्स लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। हार्डली 5 घंटे लेता है, 5 टॉपिक है, एक एक घंटे के सारे टॉपिक है, आप आसानी से लर्न कर लेते हैं उनको। 5 आवर to 6 आवर में आसानी से कंप्लीट हो जाता है, 2 आवर में इसके सारे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना, ठीक है। देन देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से हो जाता है। इस पे बेस्ड पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब चाहे वो टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग हो, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से पूरे क्वेश्चन जो मतलब लगभग मानो 1 से 2 क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट के आपके केमिकल बॉन्डिंग से ही आने, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन इससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, बहुत सीधा सा है, ठीक। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है कहीं कोई हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, इनमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो एक बार के लिए यूट्यूब पे केमिकल जो आरबीसी चैनल है उस पर पूरी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की एक प्लेलिस्ट है, उसको पूरा गो थ्रू देख लीजिए, ठीक। तो एटलीस्ट वीएससीपीआर थ्योरी तक तो उसमें दिया हुआ है कि होती क्या है ना, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देन molecular orbital theory, that is linear combination of atomic orbital ACO concept, ठीक, और hybridization involving sp-d orbital इन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको पूरा और रेजोनेंस, इसको पूरा कंप्लीट करने में हार्डली 5 घंटे के आसपास का टाइम लगता है, प्रैक्टिस 1 घंटे की मान लीजिए, ठीक। 6 आवर्स में आप आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं। देन देखते हैं थर्मोडाइनमिक्स, ठीक। तो थर्मोडाइनमिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है ना।
फेज रूल, फेज डायग्राम एंड फेज ट्रांजिशन, इन तीनों को, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के रहते हैं, बीएससी लेवल का रहता है, इसको आप सब्सिडियरी टॉपिक में रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो इस वाले टॉपिक को छोड़ सकते हो। आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करें पहले। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी होती क्या है, इनको कंप्लीट करें, स्पॉन्टेनिटी एंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फ्री एनर्जी के लिए क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो सीधा सा एक फॉर्मूला है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ए पी नॉट ऑफ द सेल। ठीक, तो हार्डली फेज रूल, फेज ट्रांजिशन एंड फेज डायग्राम को अगर आप छोड़ देते 4 घंटे का मुश्किल से थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, और 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आने रहते हैं। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री देखिए, ठीक है, जो सबसे मतलब सही तरीका रहता है कि हमें स्टार्ट जो करना चाहिए चैप्टर, प्रिपरेशन जो रहती है, मोल कॉन्सेप्ट एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन्हीं से करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हमने बहुत कम पढ़ रखा है तो ये वो चैप्टर है जो कॉन्फिडेंस देते हैं, है ना। ठीक है, कि इन चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें लगने लगता है कि हाँ चीजें बन रही है ना। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया और मोल कॉन्सेप्ट है बेस्ट, सबसे बढ़िया चैप्टर है, इन दोनों से ही कहीं से हम प्रिपरेशन शुरू करें। लगभग अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो 10 चैप्टर है। ठीक है, हर चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आते ही आते हैं, तो ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर होते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर ये 10 चैप्टर कंप्लीट करते हैं आप, मतलब हार्डली इन चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने में मुश्किल से अगर आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे की ऑन एन एवरेज सीटिंग रखते हैं, ठीक है, तो 50 घंटे का टाइम आप मान लीजिए कि इनकी प्रिपरेशन करने में 50 से लेकर 60 घंटे का आपका टाइम चाहिए। ठीक है, तो 5-5 घंटे भी अगर आप पर डे दे रहे, ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री को ओनली, तो आपके 10 दिन में जो रहेगा, 10 से 12 दिन में, है ना, 12 दिन के अंदर आपका जो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और लेकिन ये ध्यान रखना, आप अपने टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा टेंटेटिव रहे कि हाँ कंप्लीट होना ही चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रहे इसके लिए, कि जो आपने टेंटेटिव प्लानिंग की है अपनी, वो एनी हाउ कंप्लीट हो आपका, है ना। ठीक है, वो टॉपिक जो है आपके, वो हर हाल में हमारे क्या हो, एग्जाम के लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंप्लीट रहे, है ना। ठीक, देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा सेक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास केमिकल पीरियोडिसिटी। ठीक है, केमिकल पीरियोडिसिटी में अगर हम देखें तो जनरल एनसीईआरटी का अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं मोर देन सफिशिएंट रहता है, 50-100 क्वेश्चन लगा देते हैं, सफिशिएंट है हमारी प्रिपरेशन के लिए। ठीक, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, सारे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से पूरे के पूरे टॉपिक जो दिए हैं वो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसी बेसिस पे ये दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक, तो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। और 20-30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, आईआईटी जेई या फिर नीट में जो भी आए हैं, उनको एक बार के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लें इसके, है ना। ठीक, देन हाइड्रोजन एटम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, ऑकरेंस क्या है, आइसोटोप्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है। ठीक है, कॉमर्शियल स्केल पे प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसके प्रोड्यूस कैसे करते हैं, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, इससे भी बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेवी वाटर एंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है इसमें देखें, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हाइड्राइड्स। ठीक है, देन कॉमर्शियल स्केल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, ये 2 चैप्टर हैं इसमें, तो ऑलमोस्ट एक आप जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन से 3 क्वेश्चन के आसपास इससे मान सकते हैं, और 2 क्वेश्चन के आसपास आप एस ब्लॉक एलिमेंट से मान सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा सा रहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। ठीक है, सभी की अपनी एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस रहती है, एक एक बार के लिए अगर हम पढ़ लें तो भी याद रह जाती है। मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन से यूज होता है, कौन सा थर्मल रिडक्शन से ऑब्टेन होता है। बस इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। सिर्फ 4 मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मेथड जिसमें उनमें अप्लाई करते हैं, और सभी एक्सट्रैक्शन के लिए और प्यूरिफिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं। ठीक है ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा यूज होता है, ग्रेविमेट्रिक सेपरेशन के लिए कौन सा यूज होता है, उनके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उनको अच्छे से थोड़ा कंप्लीट कर ले। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल रिलेशनशिप किन किन एलिमेंट में प्रेजेंट रहती है पूछा जाता है। ठीक, देन इसके बाद में अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल में देखिए। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड कैसे, कार्बोनेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन सभी कंपाउंड की यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, पूरी की पूरी जो है सॉल्व अमोनिया प्रोसेस हो गई। ठीक, ये सारी प्रोसेस जो है हमसे पूछी जाती है, ध्यान रखना। ठीक, तो इंपॉर्टेंट रहेगा पूरा का पूरा ये प्रिपरेशन वाला पार्ट, इससे क्वेश्चन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन जो है आप एस ब्लॉक एलिमेंट से मान सकते हैं, मतलब 2 आप एक्सट्रैक्शन से मान सकते हैं, और 3 क्वेश्चन एटलीस्ट मिनिमम मानिए आपके एस ब्लॉक एलिमेंट से आते हैं, लगभग आएंगे, है ना। ठीक, देन पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही वास्ट है। ठीक, फ्रॉम देखो अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, क्योंकि इसमें आपको कौन सा पढ़ना है, ऑलमोस्ट 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप सारे एलिमेंट की हमें प्रॉपर्टी पढ़नी रहती है। तो इसको बेस्ट रहता है कि सबसे लास्ट में हम, अगर पहले से प्रिपेयर्ड है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आखिरी में इसको पढ़ें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर जब हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो बेस्ट है ऐसे चैप्टर जिसमें बहुत लंबा टाइम लगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहे, उसको लास्ट में हम प्रिपेयर करें।
देन देखते हैं, देखो, और इसमें क्वेश्चन भी अच्छे खासे आएंगे, ये मानो कम से कम 10 क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक एलिमेंट से मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक है उसमें, तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे उससे, है ना, ठीक। देन देखते हैं, देखो, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, मतलब सारे क्वेश्चन लगभग आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें जो रीजनिंग दी है उनको एक बार के लिए देख लेना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ केमेनोफोर एंड प्रिपरेशन ऑफ K2CR27 एंड लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, केमेनोफोर K2CR27। इनके प्रिपरेशन के लिए और कौन कौन सी यूज करते हैं, कौन सी मेथड जो आप यूज करते हो कॉमर्शियल, इसीलिए कौन सी यूज करते हो, और लेबोरेटरी मेथड कौन सी, केमेनोफोर K2CR27 की प्रिपरेशन की मेथड, ठीक है। लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स एंड देयर डिफरेंस एंड यूजेस, इंपॉर्टेंट रहेगा, एक चार्ट दिया हुआ उसमें, उसको अच्छे से लर्न कर लेना, तो उसमें सारी चीजें समझ हो जाती है, ठीक। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 5 क्वेश्चन मानो ही मानो, सीधा सीधा सा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक। वर्नर थ्योरी, एक क्वेश्चन उससे आना ही आना है। आईयूपीएसी ने एक क्वेश्चन आना ही आना है। आइसोमेरिज्म एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। देन इसके बाद में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन सभी से कंबाइन होकर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमारा हमें मिल जाएगा, ठीक, क्लियर है। देन ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड में जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड एंड देन क्लासिफिकेशन, बस इंट्रोडक्टरी रहता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता है, एनसीईआरटी से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, ठीक। देन ये हो गए हमारे पास कितने, 6 चैप्टर है लगभग, ठीक है। तो हर चैप्टर अगर आप देखोगे तो इस ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है ना, ठीक है, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपके आएंगे आएंगे। 3-4 क्वेश्चन जो है आप इससे इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन, इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी कोऑर्डिनेशन से 5 क्वेश्चन भी जाते हैं ना। ऑर्गेनिक जो सबसे ज्यादा परेशान कर, कि ऑर्गेनिक को कैसे प्रिपेयर करें, है ना, ठीक। तो और सबसे बढ़िया तरीका रहता है, आप अपनी जब स्टडी प्लानिंग है उसमें 2 पार्ट में स्प्लिट कर लें उसे, एक फिजिकल के साथ में ऑर्गेनिक का 1 या 2 घंटे की हम सिटिंग ऑर्गेनिक की कर लें, जैसे हम फिजिकल पढ़ते पढ़ते, क्योंकि फिजिकल में ज्यादातर कैलकुलेशंस रहते हैं और ऑर्गेनिक में ज्यादातर लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो बेस्ट वे रहता है कि आप अगर मॉर्निंग में 5 आवर अपना सिटिंग, आप जो 4 to 5 आवर की सिटिंग आप फिजिकल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो इवनिंग की जो आप 2 to 3 आवर की स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके साथ में थोड़ा थोड़ा लर्न करना उसको दे दें, ठीक है। तो या तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट उसके कंप्लीट कर लें, बहुत इजी से हैं, बहुत सीधे सीधे से रहते हैं, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट हैं। और आइसोमेरिज्म क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेर्स क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, और कौन कौन से एक एक दो दो एग्जांपल जो सभी के आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और बेसिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्यूमास मेथड हो गई, जेल्डास मेथड हो गई, ठीक है। देन केरियस मेथड हो गई, ठीक। तो ये सबकी सब जो डिटर्मिनेशन है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक, ये उसके थ्रू डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक। तो ये पूछा जाता है हमसे एग्जाम में, तो इससे 2 क्वेश्चन तो कम से कम आप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले पार्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में पूछे जाए, है ना, ठीक है। देन ऊपर वाले पार्ट में अगर आप देखें, देखो ऑर्गेनिक में आप टाइम टेन्योर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना पोटेंशियल रहता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का और कॉन्सेप्चुअल उसको एग्जीक्यूट करने का, मतलब हम उसको लर्न भी कर पाए और क्वेश्चन सोल्व भी कर पाए। तो हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी रहती है, तो कोशिश करें कि इसको एकदम से पढ़ने के लिए ना बैठेंगे, नहीं आज तो मन बना के बैठ गया आज कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं कि ऑर्गेनिक कंप्लीट कर पाए। इसको ना जितना ज्यादा स्प्लिट करोगे, मतलब जितने छोटे टारगेट सेट करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि याद होना अलग चीज होती है, क्वेश्चन सोल्व कर पाना सेकेंडरी होता है। तो ऑर्गेनिक के साथ यही प्रॉब्लम होती है, चीजें लर्न सारी हो जाती है लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं बनते। तो उसका कारण यही रहता है कि हम एकदम से पूरा कंप्लीट करने की गलती करते हैं। तो कोशिश करना छोटे छोटे टुकड़ों में इसको लर्न कर ले, ठीक। तो जनरल जीओसी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं जीओसी जो है थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, तो इसमें सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट लर्न कर लेना है यहाँ इनिशियली, और आईयूपीएसी ने देख लेना। 2 चीजें सिर्फ देख लेना, रिएक्शन इंटरमीडिएट, उनकी स्टेबिलिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स, ठीक है, जैसे हाइपरकंजुगेशन हो गया, देन इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, इतना सा पार्ट पहले इस चैप्टर का पढ़ लेना, और इसके बाद सीधा रिएक्शन वाले पार्ट पे आ जाना, जहाँ पे लर्निंग का ज्यादा काम रहता है इन्हीं की एप्लीकेशन के, ठीक है। देन इस पार्ट को अगर बाद में आप सब्सिडियरी रखते हो कि लास्ट में कंप्लीट करूंगा, ठीक, तो लेकिन ध्यान रखना आईयूपीएसी ने रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड different electronic factor like hyperconjugation and hyperconjugation, then electromagnetic effect, resonance एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इन 4 फैक्टर की एप्लीकेशन रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को लेके, ठीक। उसके बिना हम आगे का ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते, तो एटलीस्ट ये पहले कंप्लीट रहे हमारे जब ऑर्गेनिक शुरू करें तो उससे पहले, है ना, ठीक। देन हाइड्रोकार्बन, इनिशियल इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, हार्डली इंट्रोडक्शन वाला 2 से 3 घंटे की एक सिटिंग में कंप्लीट हो जाता है हमारा, अगर हम देखें कहाँ तक कि ये जो हमारे पास रिएक्शन फिजिकल प्रॉपर्टी तक का है ना, हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। देन केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, बेयर सस्टेन थ्योरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशंस, ठीक, ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक। देन एल्कीन्स, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, और उसका स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बहुत सीधा सा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
बहुत सीधा सा है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें टाइम देना नहीं पड़ता है हमें, ठीक। देन केमिकल प्रॉपर्टीज 1,2 and 1,4 एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, ठीक। अब ये ध्यान रखना, जो डाई कंजुगेटेड डाइन्स है, एल्का डाइन्स, ठीक, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये बीएससी लेवल का है। तो इसको थोड़ा सा, जो 1,2 और 1,4 डाइन जो रिएक्शंस रहती है, वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन किस तरीके से या फिर एडिशन रिएक्शन किस तरीके से शो करती है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अलग से पढ़ना रहेगा, ठीक। देन ये बीएससी लेवल का है। देन एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड, फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेथड इन प्रिपरेशन ऑफ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बहुत सीधा सीधा सा है। एंड एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, ये पूरा आप किससे कंप्लीट कर सकते हैं, एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार जो बीएससी लेवल का जो टॉपिक है उसको आप बात के लिए रख सकते हैं थोड़ा, ठीक। देन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन बहुत सीधी सी है, ठीक। साइक्लिक एडिशन, जो साइक्लाइजेशन एरोमेटाइजेशन एक रिएक्शन रहती है आपकी, और एक सिंपल पॉलीमराइजेशन रहती है। नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल के बेसिस पे जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ऑर्थोपैराडाइरेक्टिंग ग्रुप जो रहते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किस तरीके से अल्टर करते हैं। तो आप ये जो बेंजीन वाला पार्ट है, देखो इसमें आप चाहें तो एल्कीन और एल्काडाइन वाला पार्ट छोड़ सकते हैं अभी के लिए, है ना, ठीक है। क्योंकि ये आप थोड़े से कॉन्सेप्ट जो रहेंगे वो हायर लेवल के आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्ब कर, मतलब अपने जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा हायर लेवल के कॉन्सेप्ट है उनको थोड़े दिन के लिए, मतलब पहले सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद के लिए इनको रख दें, ठीक। देन अब देखते हैं, देखो 12th क्लास की एनसीईआरटी से सीधे सीधे जितने भी ये चैप्टर हैं बाकी ऑर्गेनिक के, वो 10th क्लास की एनसीईआरटी के, ये एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर स्टडी, प्रिपरेशन मेथड और डिफरेंट रिएक्शंस वन बाय द एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। और सीधा सीधा सा है पूरा, उसमें जो कंटेंट दिया है वो अच्छे से दिया हुआ है, मतलब हर चैप्टर में लगभग ऑलमोस्ट माने तो 30 to 40 केमिकल रिएक्शन है, ठीक। एक रिएक्शन को लर्न करने में, समझ के लर्न करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 6 मिनट भी है तो आप ये मानो कि आपके पास 30 रिएक्शन है अगर, तो 5 घंटे में आराम से एक चैप्टर जो रहता है वो थोरोली लर्न हो जाता है, ठीक। देन एल्कोहल फिनोल ईथर, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, एल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं, उनके प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी ये शो करते हैं, ठीक, और उनके यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। इसमें भी ऐसे ही है, थोड़ी सी कम रिएक्शन है इसमें, 20 या 22 रिएक्शन है, ठीक है। आसानी से 2 से 3 घंटे की एक सिटिंग में आप लर्न कर सकते हैं, ठीक। देन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये बड़ा रहता है, इसकी प्रिपरेशन मेथड बहुत सारी रहती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें 50 to 60 केमिकल रिएक्शंस रहती हैं, किसमें, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ना, ठीक है। क्योंकि अपने आप में एल्डिहाइड अपने आप एक अलग टॉपिक रहता है, कीटोन अलग टॉपिक रहता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा यूनिक अलग टॉपिक रहता है, ठीक है। तो 50 to 60 रिएक्शन है, इसी तरीके से टारगेट कर सकते हैं, एक रिएक्शन 5 मिनट में, ठीक है। तो अगर 50 रिएक्शन हमें याद करनी है तो ऑलमोस्ट हमें कितनी 500 जो रहेगा मिनट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं 7 से 8 घंटे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने में लेता है, ठीक। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक, वो कंपाउंड जिनमें क्या रहता है हमारे पास, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अमाइन से छोटा है, हार्डली 20 से 22 रिएक्शन है। आप 2 सिटिंग अगर 2-2 घंटे की करते हैं तो भी इसकी रिएक्शन लर्न हो जाती है। अब देखते हैं, देखो अगर ओवरऑल आपने ऑर्गेनिक में जो है वो एज्यूम किया है ना, तो ऑर्गेनिक में जो आपके एजम्पशन है, देखो 6 चैप्टर जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले 2 चैप्टर जो कि थोड़े से वास्ट हैं, और दूसरे यहाँ पे 6 चैप्टर में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि रिएक्शंस बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम रिएक्शंस देखें सारे नेम रिएक्शंस या फिर जनरल रिएक्शन देखें, प्रिपरेशन मेथड प्रॉपर्टीज में आने वाली सारी रिएक्शन देखें, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट 160 केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक, जो टॉपिक दिए हैं ऑर्गेनिक में। अब 160 रिएक्शन में अगर एक बार के लिए मैं मान लूँ कि एक रिएक्शन मुझे 5 की जगह 10 मिनट में याद है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी रहती है, अपना पोटेंशियल रहता है। तो अगर मुझे 10 मिनट में भी एक रिएक्शन याद हो रही है, तो मुझे कितने कितने मिनट चाहिए 160 रिएक्शन के लिए, ऑलमोस्ट 1600 मिनट मुझे क्या चाहिए रहेंगे, रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर हम आवर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, देखो है ना, ठीक। तो अगर हम देखें इसे, तो ऑलमोस्ट 30 आवर, 90 मान लेते हैं इसको, ऑलमोस्ट 30 आवर। 30 आवर मतलब मैं 3 घंटे डेली पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो 10 दिन में 3 घंटे डेली अच्छे से लर्न करता हूँ, तो 10 दिन में मुझसे रिएक्शन याद हो जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा तो होता नहीं है ना, ठीक है, कि हम मन बना के बैठे कि नहीं एक 30 मतलब जो रहता है कि 6 18 रिएक्शन मुझे जो रहेगी 3 घंटे में कंटिन्यूसली याद हो जाएगी, और याद ही नहीं रहती, एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है ऑर्गेनिक को लर्न करने का, ऑर्गेनिक को लर्न करने का तरीका ये रहता है कि 5-5 रिएक्शन के स्लॉट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कि रिएक्शन जब मैंने पढ़ तो ली, लेकिन मैं पर डे मेरा टारगेट रहेगा कि 5 रिएक्शन जरूर मैं कंप्लीट करूंगा। तो आपकी 30 डे में जो रहेगी 5 रिएक्शन पर डे अगर आप लर्न करते हैं, 30 दिन में आपकी ऑलमोस्ट 150-160 रिएक्शन जो रहेगी, इतनी थोड़ा लर्न हो जाएगी कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया आप आंसर कर पाते हैं। तो बेस्ट वे रहता है ऑर्गेनिक को लर्न करने का कि उसको जितने छोटे फ्रैक्शंस में स्प्लिट करते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि 35 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है,
तो उसमें 30 दिन में एक एक घंटा जो है वो 5 5 रिएक्शन के लिए आप हमेशा बचा के रखें अपना, कि एक दिन 5 घंटे, जो 1 घंटा जो है ये 5 रिएक्शन के लिए है मेरा, ये 5 रिएक्शन आज मुझे लर्न करनी है। और एट द एंड, ठीक है, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसमें किसी 1 या 2 दिन बैठ के उसके क्वेश्चन सारे के सारे जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जितने वो सॉल्व कर ले। और ये मानो कम से कम रिएक्शन बेस्ड 15 क्वेश्चन तो आने हैं। रिएक्शन कन्वर्जन, रिएक्शन नेम रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन का इसमें प्रोडक्ट क्या है, केनिजारो का इसमें प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन डाउस प्रोसेस है, ठीक, बोल्बेज रिएक्शन कौन सी है, रिमल्टीमन रिएक्शन कौन सी है। तो इस तरीके से पूरे ये मानो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिएक्शन बेस्ड ही आने। तो आप ऑर्गेनिक सबसे बढ़िया इन 15 क्वेश्चन को कवर करने का सबसे जो सही तरीका रहता है कि आपको अगर ये 15 क्वेश्चन कवर करने, तो बेस्ट वे है आपका कि आप जो है उनको रिएक्शंस को लर्न करने में पहले जो है हर दिन का अपना एक टारगेट ये रख लें कि 1 घंटा कोई भी मेरा ऐसा टाइम जो वेस्ट हो रहा है उसको मैं यूटिलाइज करूंगा लर्न करने में, हर दिन 5 रिएक्शन। ठीक है, कोई भी अपनी सिलेक्टिव एक चैप्टर ले लिया, जैसे हेलो एल्केन ले लिया, हेलो एल्केन में जो प्रिपरेशन की पहले जैसे अल्कोहल से डिफरेंट मेथड है हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की 6 मेथड है, वो 6 की 6 याद कर ली एक दिन बैठ के। ठीक है, दूसरे दिन हम आए फिनोल की प्रिपरेशन की 4 मेथड है, वो याद कर ली। फिनोल की प्रिपरेशन की 4 मेथड कौन कौन सी है हमारी, बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन की 4 मेथड कौन कौन सी है वो याद कर ली हमने। ठीक है, तो पर डे हमारा सिलेक्टिवली हम डिसाइड डेली 1 घंटा जो है हमारी रिएक्शन लर्न करने में जो है 5 रिएक्शन पर डे का टारगेट सेट करके 30 दिन में पूरा हमारी जो नेम रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर वो 30 रिएक्शन आपकी कंप्लीट है तो 15 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक के कहीं नहीं जा रहे हैं आपके, एनी हाउ आप इनको तो सोल्व बहुत आसानी से कर लोगे। और इस तरीके से नहीं पड़ा कि ये 15 क्वेश्चन तो हाथ से जाने, रिएक्शन आपको लर्न नहीं है। ओके, देन आप देखते हैं, देखो नेक्स्ट अप्लाइड, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब जिनसे केमिकल प्रोडक्ट बनते हैं। पॉलीमराइजेशन बहुत सीधा सा है, 4 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पीएचबीवी या फिर पीएचबीवी, एंड एक तो हमारे पास आता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, है ना, ठीक है, और एक नाइलॉन टू नाइलॉन 6। ठीक, इनसे एक क्वेश्चन तो आप मानो ही इन टॉपिक से इन दोनों में से एक क्वेश्चन मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या, इसके मोनोमर क्या है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है, ये पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन के आसपास इससे पॉलीमर से पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पॉलीमर से आने। बहुत सीधा सा है, 4 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को, मैक्सिमम मानो 5 मिनट, है ना, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चैप्टर। देन बायोमोलिक्यूल एंड बायोकेमिस्ट्री, ये बहुत वास्ट है, इसको लास्ट के लिए ही रख देना। ठीक, वैसे कॉन्सेप्चुअल है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, सीधे सीधे से 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अगर थोरो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके लर्न करते हो इसको आप, तो आसानी से 5 से 6 घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक सिटिंग में नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो एटलीस्ट 1 1 घंटे की 4 5 सिटिंग में इसको कंप्लीट कर लें। जब भी बोर हो सबसे पढ़ने में बायोमोलिक्यूल खोल के बैठ जाए, उसको थोड़ा बहुत 1 घंटे की सिटिंग, 1 1 घंटे की सिटिंग के साथ उसको कंप्लीट कर लें। देन इंजाइम्स, ये सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से जो वो यूज किया जाता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट यूज है पूरे के पूरे किसके हैं, बायोलॉजी के। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखें इंजाइम, को एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम क्या है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, जो न्यूक्लियोटाइड है उससे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनती है, फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे लाइट रिएक्शन ग्राना में होती है, ठीक है, डार्क रिएक्शन जो रहती है स्ट्रोमा में होती है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या क्या काम करती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, देन प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड म्यूटेशन। ठीक है, जेनेटिक सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस जो रहती है वो ट्रांसलेशन से होती है ओनली ना। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक एरर क्या है, विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक, देन द डेफिशिएंसी डिसीजेस ड्यू टू द विटामिन एंड देन हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या है। ठीक, तो ये अपने आप में एक सप्लीमेंट्री टॉपिक है, इसको लास्ट में करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये पूरा बायोलॉजी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे ज्यादातर ना। ठीक, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे वो बायो के ही रहते हैं, बायोकेमिस्ट्री करके टॉपिक आता है बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी का, उसी से पूरे क्वेश्चन जो है हमारे पूछे जाते हैं। ठीक, देन तो ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको केमिस्ट्री की, ये पूरा सेल बायोलॉजी की एक टाइप टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, एनसीईआरटी अगर आप जहाँ आई थोड़ी 11th क्लास में है सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी, उसमें बायोकेमिस्ट्री करके एक यूनिट है पूरी, उसमें ही पूरे आपको ये टॉपिक मिलेंगे। देन केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ, पूरा एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ दिया, उसमें डिफरेंट छोटे छोटे से सबसेक्शन दिए, उससे आसानी से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 2 3 क्वेश्चन इससे मान सकते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग पूछी जाती है। एसिड रेन, किस पीएच के बाद आप उसे एसिड रेन बोल सकते हैं, कौन कौन सी ऑक्साइड है जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोकेमिकल स्मोक में केमिकल कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं लाइक पीएन, है ना। ठीक, देन एयर पोल्यूटेंट जो रहते हैं मेजर एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं। ठीक,
और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट क्या होता है, स्मोक्स क्या होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, ठीक है ना, एंड केमिकल स्मोक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। देन इसके बाद में देखेंगे वाटर पोल्यूशन किन किन से होता है, ठीक। कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट कॉजेस वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट आता है द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर लाइक सीएफसीज, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहते हैं जिनसे क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होता है, ठीक। तो ये भी हमने देखा। ओवरऑल पूरा रिव्यू अगर हम देखें तो 5 एक्स्ट्रा टॉपिक ये हमें मिलते हैं एडिशनल, ठीक है। तो ये सब्सिडरी है, मतलब अगर आप देखें तो 10-10 दिन का लगभग आपके पास हम प्लान करें, देखो ऑर्गेनिक 10 दिन लगभग लेती है आपका, लेकिन ऑर्गेनिक को उसके साथ साथ उन 10 दिन के साथ साथ आपको 1-1 घंटे डेली अलग से देना रहता है उन 150 से 160 रिएक्शन को याद करने, है ना, ठीक है, कि 5 रिएक्शन पर डे का, तो ये 1 आवर एक्स्ट्रा आपको देना ही पड़ेगा। फिजिकल देखें तो फिजिकल आप ऑलमोस्ट माने 10 चैप्टर है, हर चैप्टर जो रहता है 6 से 7 घंटे हमारे लेता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम 12 दिन के आसपास फिजिकल केमिस्ट्री को दे सकते हैं, 12 डेज, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक को वैसे ऑप्टिमम 10 डेज ही देते हैं, अगर 5 से लेकर 6 घंटे की पर डे सिटिंग हम करते हैं, तो 10 दिन जो रहता है हमारे पास ऑर्गेनिक का है ना, ऑलमोस्ट 10 डे। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हमारा जो लेगी 12 डेज लेगी, ठीक है। एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी, ठीक। तो अगर मेजर देखी तो हमारा हार्डली जो रहेगा 10 दिन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, और जो सब्सिडरी टॉपिक जो थोड़े बहुत बचते हैं बीएससी लेवल के 3-4 टॉपिक हैं, ठीक है, वो हार्डली 2 या 3 दिन में 3-3 दिन की सिटिंग में आप कंप्लीट कर लेते हो। तो हार्डली आपका, अगर आप मन बना के बैठते हो कि नहीं हाँ मुझे एनी हाउ एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, ठीक है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक, मेरिट तो इसमें बनती नहीं है, तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो हमारा है ना, ठीक। तो आसानी से अगर आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगाएंगे तो सिलेबस भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं एक बार के लिए, तो आप ये मानो बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं, इंडेप्थ क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर आपका पूरी तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आसानी से आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, नियर बाय 100 क्वेश्चन आप बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे, अगर आपने सुपरफिशियली भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो, ठीक है। तो बहुत इन डेप्थ की जगह पूरा सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो मेन फोकस आपका होना चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट रहे। दूसरा ये कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो बेस्ट चैप्टर है मॉल कॉन्सेप्ट से कर दीजिए, या फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए एक वीडियो पूरा बना हुआ है, ठीक है, एक बार के लिए मैं अपडेट कर दूंगा इस प्लेलिस्ट में भी हमारी, ठीक, जो एमपीटीईटी के लिए प्लेलिस्ट रहेगी उसमें भी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा करना कि अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की, जिनने प्रिपरेशन शुरू कर दी उनके लिए तो मतलब सब कुछ सही है, सही चल रहा है, लेकिन जिनने प्रिपरेशन शुरू नहीं की और जिनके साथ प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से प्रिपरेशन शुरू की जाए, तो बेस्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट। इन दोनों में से किसी भी एक चैप्टर को उठाओ, उससे पढ़ना शुरू कर दो, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करके सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।